चलिए चलते हैं प्रसिद्ध कवियों लेखकों के जीवन परिचय पर और उनकी रचनाओं के परिचय पर। और आप सभी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जैसे वर्तमान में जो अभी आपकी यूपी वाली परीक्षा है तो उसके तो सिलेबस में ही ये है, लेकिन इस प्रकार से जो संस्कृत साहित्य के कवि हैं जो अधिकतर 60 नंबर से ज़्यादा जिसमें संस्कृत पूछी जाती है, 60 नंबर की संस्कृत होती है जिनमें, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि संस्कृत का सिलेबस एक हिसाब से सीमित है, वही का वही सिलेबस लगभग हर संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है। तो आप लोग ये चीज़ें तो बिल्कुल रट ही लें। देखिए, मैंने अभी वर्ग 1 क्लियर किया है एमपी का, तो उसमें भी ऐसा ही था कि मैं यूपी की टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा था और इसके अलावा और भी तैयारियां कर रहा था। तो उनका जो सिलेबस रहा और ये तो इन सब का मिक्स रहा, तो बहुत लंबी तैयारी के कारण से यहाँ बहुत कुछ अच्छा कर सका। लगभग मेरे यहाँ एमपी में 100 में से 96 नंबर आए थे। तो ऐसे आप लोग भी अच्छा कर पाएंगे, लेकिन आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, खुलकर तैयारी करनी है, क्योंकि कई बार सिलेबस से बाहर भी पूछ लिया जाता है। चलिए चलते हैं आज महाकवि दंडी जी के जीवन परिचय पर, और यहाँ भी कुछ प्रमुख कवियों के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। और कोशिश यही है कि आपका जो सिलेबस है लगभग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। इनका जन्म समय 7वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। इनके पिता का नाम मनोरथ था, और या फिर ये कहें कि वीरदत्त भी मान सकते हैं, दो नाम अलग अलग आए हैं। माता का नाम गौरी, पितामह भारवी। इसके अलावा एक पंक्ति प्रसिद्ध है, दंडिनः पद लालित्यम, आप लोगों ने पढ़ी होगी, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयोगुणाः, ये वाली पढ़ी होगी। तो दंडिनः पद लालित्यम मतलब पद लालित्य के लिए ये प्रसिद्ध हैं। और एक और प्रमुख पंक्ति ये आपको सुनने में आ जाएगी, कबरदंडी 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 न संशयः। तो इस प्रकार की बहुत सारी पंक्तियां हैं जो प्रसिद्ध कवियों के बारे में उल्लेखित होती हैं, तो इनको भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। और ये जो सूक्ति है ये दंडी की एक कवित्व निर्धारित करती है, कबरदंडी 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 न संशयः, इस प्रकार से। और पदलालित्य का तो आपको पता ही है, जगत प्रसिद्ध है, और वैदर्भी रीति मानी जाती है इनकी, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि महाकवि दंडी जी की रीति कौन सी है, तो वैदर्भी रीति है इनकी। आगे चलते हैं, रचनाएं कितनी हैं, तो प्रमुख रचनाएं जो हैं ये 3 हैं। दशकुमार चरितम, जो कि एक दशकुमार चरित आख्यायिका है, चूँकि लेखक ने लिखा है कि ये कथा है, लेकिन आख्यायिका के गुण परिलक्षित होते हैं। काव्यादर्श एक अलंकारिक ग्रंथ है। अवंती सुंदरी कथा, ये कथा की श्रेणी में आता है, तो आपको याद रखना है 3 रचनाएं हैं इनकी, दशकुमार चरित, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। इसके अलावा 3 रचनाएं और प्राप्त होती हैं, छंदो विचिति, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्य। तो ये तो आपको सामान्य रूप से याद करना है, लेकिन मुख्य रूप से जो याद रखना है, ये तीनों के तीनों ग्रंथों के नाम याद रखना है, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। आपको इतना तो याद होना ही चाहिए कि इन कवि की ये रचना है और ये हैं। दशकुमार चरित है तो ये आख्यायिका है, क्या है, ऐसे याद रखना है। चलिए, दशकुमार चरितम, तो दशकुमार चरित क्या है, कथा आख्यायिका। आगे, ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है। दशकुमार चरित जो है ये 3 भागों में विभाजित है। तो पहला भाग तो इसका कहलाता है पूर्व पीठिका, जो पहला भाग है ये पूर्व पीठिका कहलाता है। और पूर्व पीठिका के बाद में जो दूसरा है, और पूर्व पीठिका में भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 उच्छ्वास हैं, इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूं। 5 उच्छ्वास हैं पूर्व पीठिका में, और इसमें 2 राजकुमार, और ये कहें कि एक राजकुमार का वर्णन आधा मिलता है। तो इतना वर्णन, क्योंकि 10 कुमार चरित है, 10 कुमारों के मिलने की कथा का वर्णन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रहार वर्मा, अपहार वर्मा, उपहार वर्मा, बहुत सारे नाम हैं। तो एक एक करके एक एक, जो राजवाहन था, कहीं राजहंस का बेटा राजवाहन, मानसार था जो प्रतिद्वंद्वी था, वो विलन का मतलब उसमें था, प्रतिनायक था। तो बहुत अच्छी है, आप एक बार ग्रंथ को भी पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कि शॉर्ट में कहानी पढ़ लें। तो देखिए, ये तो है पूर्व पीठिका। पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास हैं, ठीक। अब है मूल ग्रंथ जो कि दशकुमार चरित है, ये 8 उच्छ्वास में विभक्त है।
और इसमें 7 कुमार व 1 राजकुमार का आधा वर्णन है, या फिर यही कहें कि हाँ 8 लोगों का टोटल वर्णन है। तो इस प्रकार से अगला है उत्तर पीठिका। तो इसमें राजकुमारों के जो कि वर्णन का उपसंहार दिया हुआ है। तो पूर्व पीठिका, उत्तर पीठिका और मूल ग्रंथ। तो इस प्रकार से ये 3 भागों में 10 कुमार चरित्र विभाजित है। आगे इसका रस अद्भुत रस है, अद्भुत रस का संचार है, क्योंकि कई चीज़ें बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं और आप जब पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। रीति वैदर्भी ही है, गुण प्रसाद है, उपजीव्य गुणाढ़ की वृहत कथा। गुणाढ़ जी की जो वृहत कथा है ये उपजीव्य है इसका। और यह सुकुमार मार्ग के कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है कि सुकुमार मार्ग के कवि हैं। नायक राजवाहन है इसका, मैंने आपको बताया ही था। नायिका अवंती सुंदरी है। प्रतिनायक मानसार है। टीकाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख टीका एक तो भूषण टीका है जो शिवराम पंडित जी की है, और पदचंद्रिका कविंद्राचार्य जी की है। तो ये नॉर्मल से मैंने 2 टीकाएं यहाँ पर दे दी हैं, तो आपको याद रखना है। आगे बाणभट्ट जी के जीवन के बारे में अपन जान लेते हैं। बाणभट्ट जी का क्या जीवन रहा, क्या इनकी रचनाएं हैं, और केवल प्रमुख कवियों के बारे में ही यहाँ पर अपन जान रहे हैं, जो उनका जीवन परिचय है प्रमुख कवियों का रहेगा। और इसके अलावा एक वीडियो ऐसा रहेगा जिसमें बहुत सारे लेखक और उनकी रचनाएं, ये तो आपको याद ही करना है, क्योंकि मैंने देखा है एमपी का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, और अधिकतर अपने यूपी में ही ऐसा होता है कि मतलब बहुत अजीब कवि का नाम आता है, मतलब जो अपने बहुत कम सुना हो, जो ऐसे बाणभट्ट जी हैं, कालिदास जी हैं, तो ये नहीं पूछेगा, बहुत ही हटके पूछ लेता है। तो वो आपको वैसे जो कवि हैं, प्राचीन हैं, अर्वाचीन हैं, उन सभी कवियों के बारे में अपन उनकी रचनाएं देख लेंगे। चलिए, बाणभट्ट जी के पिता का नाम चित्रभानु था, माता का नाम राजदेवी था। इनका समय 606 ईस्वी से 648 ईस्वी, या फिर ये कहें कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानेंगे, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जा सकता है बाणभट्ट जी का। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख 2 कृतियां हैं। पहली कृति तो हर्षचरित है जो कि आख्यायिका है, और कादंबरी जो कि प्रमुख है, कादंबरी तो कथा है। ये हर्षचरित और कादंबरी, ये आपको याद रखना है, बाणभट्ट जी की 2 रचनाएं हैं। अब हर्षचरित के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हर्षचरित एक आख्यायिका है जो कि 8 उच्छ्वासों में विभक्त है, 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसमें बाण ने अपने वंश के इतिहास का वर्णन किया है, इतना आपको याद रखना है। प्रमुख इसकी सूक्ति क्या है? तो क्षमा ही मूलम सर्वत पशाम शोको नाम पर्यायः पिशासश्च। तो इस प्रकार से ये 2 पंक्तियां भी आपको याद कर लेना है, ये इससे संबंधित हैं। आगे चलते हैं महाकवि भास के जीवन परिचय पर। महाकवि भास जी का जन्म 100 ईस्वी से 200 ईस्वी के मध्य माना जाता है, क्योंकि महाकवि भास का नाम महाकवि कालिदास जी के ग्रंथ में उल्लेखित है, और जब उनके ग्रंथ में इनका नाम उल्लेखित है तो फिर इनके पूर्व इनका समय रहा है। और मालविकाग्निमित्रम जो आपने पढ़ा होगा, तो मालविकाग्निमित्रम में इसकी ये कहें प्रस्तावना में भास के नामों का उल्लेख किया गया है। कई जगह अलग अलग प्रमाण हैं, यहाँ पर मैंने 200 ईस्वी से लेकर के, मतलब 100 ईस्वी से लेकर के 200 ईस्वी पर्यंत माना है। इसके अलावा कई लेखक 300 से ये कहें कि 200 से 300 ईस्वी पूर्व भी इनका जन्म समय मानते हैं। और ये संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार हैं, ये आपको याद रखना है। जो प्रमुख इनकी चीज़ है, ये प्रथम नाटककार हैं, संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार हैं। हाँ, उपासक ये वैष्णव थे, वैष्णव धर्म के उपासक थे। इनकी रीति वैदर्भी रीति है, वैदर्भी रीति में इन्होंने अपने काव्य लिखे। और भास के जो नाटक हैं, भास के नाटकों का प्रकाशन टी गणपति शास्त्री ने कराया था, और वो भी टी गणपति शास्त्री ने लगभग 1910 और 12 में, 10 से 12 के बीच में कराया था। इनकी उपाधि कहें तो धावक उपाधि है ये इनकी।
और रस, श्रृंगार और वीर रस का वर्णन इन्होंने किया है। इनकी कृतियाँ देखें तो लगभग 13 कृतियाँ हैं। आप लोगों ने सुना होगा भास के 13 नाटक, भास के 13 नाटक क्रमशः यहाँ पर दिए हुए हैं, भास के 13 नाटकों के नाम। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये अलग अलग नाटक हैं। मतलब कैसे? कुछ नाटक हैं जो रामायण पर आधारित हैं, कुछ नाटक हैं जो महाभारत पर आधारित हैं, और कुछ नाटक हैं जो उदयन मूलक जो कथाएं हैं उन पर आधारित हैं। मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूं। जो 2 दिए हुए हैं, पहले प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासवदत्तम, तो ये उदयन से संबंधित इसमें कथा है, राजा उदयन से संबंधित कथा है। इसमें दोनों में मिलती जुलती कहानियां हैं। इसके अलावा प्रतिमा नाटक हुआ, अभिषेक नाटक हुआ, और ये दोनों प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, तो ये तो है रामायण से संबंधित, रामायण से संबंधित। इसके अलावा रामायण के अलावा और जो नीचे दिया हुआ है, उरुभंग दिया है, दूतवाक्य दिया है, पंचरात्रम दिया हुआ है क्रमशः। इसके अलावा दूत घटोत्कच दिया है, और कर्णभार मध्यम व्यायोग, इसके अलावा बालचरितम भी दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे महाभारत से संबंधित हैं। कौन कौन से यहाँ से लेंगे? अभिषेक नाटक से ले लेंगे, हाँ यहाँ से जो अभिषेक नाटक, तो उसमें था क्या कहलाता है, रामायण मूलक है। उरुभंग से लेंगे तो उरुभंग से यहाँ से ये जितने दिए हुए हैं ये सारे के सारे, तो बालचरितम तक ये है महाभारत पर आधारित। और लोक कथाओं पर आधारित 2 हैं, एक तो अभिमारक है और एक दरिद्र चारुदत्त है। इतने, तो ये इनके 13 नाटक हैं। अब हम चलते हैं 13 नाटकों का एक एक से परिचय, क्योंकि 13 नाटकों के बारे में भी हमें जानकारी रहनी चाहिए और इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं। तो 13 नाटकों की जानकारी ले लेते हैं, और आप एक एक पॉइंट करके पूरे नाटक को शॉर्ट में आपको लिखना है, एक पॉइंट करके कि इसमें ये है, बस जो प्रमुख आपको लगे कि पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षा में। चलते हैं स्वप्न वासवदत्तम पर। ये 6 अंक का नाटक है, इसे स्वप्न नाटक भी कहा जाता है। उदयन तथा वासवदत्ता की प्रणय कथा का वर्णन है इसमें, और लगभग 51 श्लोक, और श्रृंगार रस और प्रसाद गुण है इसका। श्रृंगार रस है, प्रसाद गुण है इसमें। और 5 अंक के आधार पर नाटक का नामकरण किया गया है। नाटक का नामकरण जो है ये 5 अंक के आधार पर किया गया है। आगे है प्रतिज्ञा यौगंधरायण। तो प्रतिज्ञा यौगंधरायण में 6 अंक हैं। वत्सराज, उदयन तथा वासवदत्ता के प्रेम विवाह का वर्णन है इसमें। और अमात्य यौगंधरायण अपने स्वामी को शत्रु सर से छुड़ाने की प्रतिज्ञा करता है। और आप लोग ऐसा करें कि एक, यदि आपकी इच्छा हो, देखिए कई लोग प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से तैयारी करते हैं तो ज़्यादा नहीं सोचते कि आप क्या पढ़ना है, लेकिन आप भास के 13 नाटक एक पुस्तक में आते हैं, वो 13 के 13 नाटक आप लोग पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे अभिमारक है। अभिमारक में 6 अंक हैं। सौवीर राजकुमार अभिमारक, सौवीर राजकुमार अभिमारक तथा राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी की प्रेम कथा का वर्णन है। तो कुरंगी और अभिमारक 2 नाम है, ये राजकुमारी और राजकुमार। और मेष या बकरा रूपधारी राक्षस को मारने के कारण से अभिमारक नाम पड़ा था, और वास्तविक नाम विष्णु सेन था इसका। आगे दूत घटोत्कच है। दूत घटोत्कच 1 अंक की है जो कि, और नाटिका कहें। इस नाटक का नामकरण घटोत्कच के दैत्य कर्म से संबद्ध है। आगे दरिद्र चारुदत्त 4 अंक का नाटक है, और भाष का अंतिम नाटक है ये। चारुदत्त और वसंत सेना का प्रणय वर्णन है, इसमें भरत वाक्य नहीं है, याद रखना है। और ये एक अपूर्ण नाटक है, तो प्रमुख चीज़ यही है, 4 अंक का नाटक है और भास का अंतिम नाटक है। इसके पात्र भी आपको याद रखना है। उरुभंग दिया हुआ है। उरुभंग 1 अंक का नाटक है, और भीष्म द्वारा दुर्योधन के उरुभंग करने का वर्णन किया गया है। एकांकी हैं ये सब। और द्रौपदी के अपकार का प्रतिकार किया गया है। आगे बालचरितम दिया हुआ है, 5 अंक का है ये। इसके अलावा हरिवंश पर्व महाभारत पर आश्रित है ये।
कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इसमें किया गया है और श्री कृष्ण चरित्र को संक्षिप्त में निबद्ध किया गया है। आगे दूत वाक्य पर चलते हैं। दूत वाक्य एक अंक का व्यायोग है, ये याद रखना है, व्यायोग है एक अंक का। पांडवों द्वारा कृष्ण को दुर्योधन के पास दूत बनाकर भेजने का वर्णन है इसमें, ठीक। और कृष्ण जी का अपमान सुदर्शन चक्र का आह्वान, ये सारा का सारा वर्णन दूत वाक्य में है, आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा। आगे कर्णभार है, ये भी एक अंक का है, व्यायोग ये भी है। कर्ण को सूर्य द्वारा प्राप्त भारभूत कवच कुंडल इंद्र द्वारा मांगे जाने का वर्णन किया गया है और कर्ण की दानशीलता का भी वर्णन इसमें हुआ है। आगे चलते हैं मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग भी एक अंक का व्यायोग है। मध्यम पांडव भीम पर, अथवा ये कहें कि मध्यम ब्राह्मण के आधार पर इसका नामकरण मध्यम व्यायोग पड़ा और घटोत्कच द्वारा ब्राह्मण के पुत्र को बचाने का वर्णन भी इसमें किया गया है। आगे पंचरात्रम है। पंचरात्रम 3 अंक का है और महाभारत के विराट पर्व पर यह आधारित है। द्यूत में पराजित पांडवों को 13 वर्ष के वनवास और अज्ञातवास का इसमें वर्णन किया गया है। आगे अभिषेक नाटक है। अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। रामायण का वर्णन है और बाली वध से राम राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन इसमें किया गया है और इसमें 2 अभिषेक हैं, एक तो सुग्रीव का अभिषेक है और एक राम का अभिषेक है। और आप लोग जब भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें क्वेश्चन पेपर 60 अंक से ज़्यादा का है, तो फिर आपको संस्कृत कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सटीक और बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, तब जा कर के आप परीक्षा क्लियर कर पाएंगे। आगे प्रतिमा नाटक दिया हुआ है, ये 7 अंक का है। रामायण की कथा का संक्षेप में वर्णन है और भास के नाटकों में श्रेष्ठ है ये। इसमें श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक से लेकर के 14 वर्ष उपरांत राम का राज्याभिषेक जो है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से ये भास जी के टोटल 13 नाटक थे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में पुनः इसी प्रकार से और जो अन्य लेखक और प्रसिद्ध कवि रह गए हैं अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि जितना अच्छे से अच्छा मैटर आप लोगों को दे सकूं उतना दूं और आप लोग भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करें और सिलेबस के हिसाब से एक एक पॉइंट पर जितने डीप जा सकते हैं उतने डीप जाने की कोशिश करें, क्योंकि परीक्षाएं बहुत मुश्किल से होती हैं और ये भी है कि सालों का अंतर रहता है एक एक परीक्षा में। तो ऐसे ही ना निकलने दें। किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, लगता है पद कम है लेकिन आप जी जान लगा कर तैयारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।